कि ये जो सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो इस्लामाबाद की जिसने आज बेल प्लीज जो है डिसमिस कर दी हैं शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और असद उमर की इन रिलेशन टू द May 9 जो राइट्स थे, तो उसकी वजह से जो है आज काफ़ी खलबली मची और काफ़ी मिले जुले कुछ कमेंट्स भी आते रहे। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि असद उमर साहब जिस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप पीटीआई के साथ हैं कि नहीं है, क्या चक्कर है। बहरहाल एडिशनल सेशंस जज ताहिर अब्बास सुप्रा जो हैं उन्होंने अपना ये वर्डिक्ट जो है वो सुनाया और जो शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब हैं वो तो उन्होंने पहले अपनी बेल डाली थी तरनौल पुलिस स्टेशन जो है इस्लामाबाद में उसमें, और जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने एक सेपरेट अपनी डाली थी बेल के लिए केस के लिए बेल जो थी वो डाली थी संगजानी जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर। तो इन तीनों ने यानी कि दो ने एक पुलिस स्टेशन में और कैसर साहब ने दूसरे पुलिस स्टेशन में अपनी जो है ये केसेस जो रजिस्टर हुए थे उसके अगेंस्ट बेल्स डाली थी, और इसीलिए ये लोग अलग-अलग भी आए थे। तो इसीलिए जो शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब हैं उनको जो है इकट्ठे बुलाया गया था कोर्ट रूम में, और ये इतने माजिद भाई डरे हुए थे कि ये कोर्ट रूम के अंदर स्टेप ही नहीं कर रहे थे, ये दरवाजे पे खड़े हुए थे। जैसे ही उसने वर्डिक्ट सुनाया जज ने ये भाग के उसी वक्त वहां पे गाड़ी में बैठ के कि कहीं हमें फिर से पकड़ के जेल में ना डाला जाए, और कैसर साहब जो है वो तो जजमेंट आने से पहले ही जो है वहां से गायब हो गए थे। तो ये जो है आज इनकी प्लीज जो हैं फिर से रद्द कर दी गई हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। उन्होंने कहा जी कि आर्मी आपको हर तरह की जो है वो सपोर्ट देगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने अनवेल किया अपना एक प्रोग्राम इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान, जिसके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान का अपना राइटफुल स्टैचर जो है इन द कमिटी ऑफ नेशंस वो सामने आना चाहिए है और हम आपकी हेल्प करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने बहुत ही बैड इकोनॉमी इनहेरिट की थी विच वाज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, और हमें बहुत ही बोल्ड और डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़े हैं, तो लेकिन अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम सबको बड़ा सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। ये मीटिंग अटेंड की प्रोविंशियल चीफ्स ने, फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ने, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशल्स ने, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको उसके ऊपर स्पेंड करने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब के की जो सेक्टर्स हैं जिनमें हम स्पेंडिंग करेंगे, डिफेंस प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, मिनरल्स, माइनिंग, आईटी, एनर्जी थ्रू इंडिजिनस डेवलपमेंट, यानी कि जो खुद के लोकल लोग जो चीज़ें ये बनाएंगे उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और वो कहते हैं जी कि फ्रेंडली कंट्रीज से भी कुछ जो है इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। इसके साथ साथ कल आपको पता ही है कि बीबी जरदारी साहब बहुत भड़क गए थे कि सिंध जो है उसको अपना हिस्सा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही फ्लड्स जो आए थे उससे लोग अभी तक सिंध में अफेक्टेड हैं। तो आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब ने ये भी अनाउंस किया कि 11 बिलियन जो रुपीज़ हैं वो भी दिए जाएंगे फ्लड अफेक्टेड लोगों को सिंध के अंदर। तो ये आज बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं सामने आई हैं, लेकिन इसके अंदर फिर से आज जो पाकिस्तान के अंदर बहस आई है कि जनाब आप लोगों को कह रहे हैं कि जी आप जो है सेक्रीफाइस करें। और जब पहले भी नवाज़ शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने लोगों को कहा था कि हम सेक्रीफाइस करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब तो यही कहते रहे हैं कि जी हम घास खा लेंगे और पेड़ पे पत्थर बांधेंगे, लेकिन आपका जो एक एक सूट है वो लाखों रुपए का होता है। तो आपके जो जूते हैं, आप लोग तो शॉपिंग करते ही सारी लंदन से हैं, पाकिस्तानी तो कपड़े आप पहनते ही नहीं हैं, तो मतलब है सेक्रीफाइस खाली गरीब आवाम ने ही करनी है, तो आपने क्यों नहीं सेक्रीफाइस करनी है। ये 24 घंटे आप जो फॉरेन टूर्स लगा रहे हैं, ये आप टूर्स क्यों नहीं बंद कर रहे हैं इफ़ यू डोंट हैव द मनी, राइट। तो आपको ये नहीं करने चाहिए हैं। और मतलब लोगों ने आज इसके ऊपर भी एतराज़ किया कि अननेसेसरी ट्रिप्स जो थे, जैसे कि बीबी जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं गोवा चले गए थे, जाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि उस मीटिंग में आप हिस्सा जो है वर्चुअली भी ले सकते थे, तो आपने वर्चुअली क्यों नहीं लिया। फिर जो हैं ये सारे चले गए जॉर्डन शहजादे की शादी के ऊपर। तो ये इस तरह के अननेसेसरी ट्रिप्स करने की क्या ज़रूरत है अगर इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इतनी बैड है। तो और लोग इसलिए भी भड़के हुए हैं, वो जो कल बोट का भी किस्सा हुआ है जिसमें 300 पाकिस्तानी जो हैं जिनकी डेथ हो गई है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो पायन 40 साल से तो आप लोग गवर्नमेंट कर रहे हैं, हर कभी आपके भाई आए, कभी आपके जो हैं भाई 3 साल के लिए आए, फिर 3 साल के लिए आए, फिर पंजाब में भी वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, फिर अब आ गए हैं, फिर पीपीपी भी थी, तो मतलब आप सब ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम ही नहीं किया इतने अरसे में, तो अब आप करेंगे। तो होश के नाखन ले, कितना लोगों को अपने पागल और बेवकूफ़ बनाना है।
आज जनाब पीटीआई के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, उनको फाइनली जो है पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है लाहौर में उसने दे दी है इन इलीगल अपॉइंटमेंट्स इन पंजाब असेंबली केस में। एटीसी के जो स्पेशल जज थे अली रजा अवान साहब, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया और एक दिन पहले उन्होंने ये अपना जो डिसीजन था ये रिजर्व रखा था। और आज जो इस पे बात करते हुए जो इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब परवेज इलाही साहब ने, तो उसके ऊपर इन्होंने बात करते हुए कहा कि इनको ये जो है बेल दी जा रही है, लेकिन इनको 1 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो श्योरिटी बॉन्ड के तौर पे भरने पड़ेंगे। इनका जो इनिशियल अरेस्ट हुआ था वो 1 जून को हुआ था आउटसाइड गुजरांवाला जो इनका घर है वहाँ से, और 70 मिलियन ग्राफ्ट एम्बेजलमेंट का जो केस है, ग्राफ्ट केस फॉर एम्बेजलमेंट जो है इन डेवलपमेंट फंड जो कि गुजरात के लिए दिए गए थे, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन लाहौर जो थी उसने इनके फ़ौरन रिलीज़ के ऑर्डर्स दिए गए थे, लेकिन इनको एक और करप्शन केस में पकड़ लिया गया था जो कि अरेस्ट जो कि रजिस्टर किया गया था गुजरांवाला में बाय पंजाब एसीई। और वहाँ पे जब इनको लाया गया था गुजरांवाला में सामने, तो इनका जो केस है डिस्चार्ज उसमें कर दिया गया था इनको, और फिर इनके ऊपर दूसरे केसेस जो हैं वो कोई लगा दिए गए थे। लेकिन फिर अब जो है एटीसी ने जैसे ही इनको कहा कि करें आप इनको छोड़ें, तो इनको फिर से अरेस्ट किया था। अब जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम विर्क जो हैं उन्होंने ये भी कहा था कि जी आप 14 दिन की इनको जुडिशल रिमांड ले सकते हैं ऑन जून 4, लेकिन आज जब ये पहुंचे हैं वहां पे तो इनको जो है पोस्ट अरेस्ट बेल जो है फिर से दी गई है। तो यानी पकड़ रहे थे, छोड़ रहे थे, पकड़ रहे थे, कोर्ट कह रही थी छोड़ो, पुलिस पकड़ लेती थी एक केस में, फिर दूसरे केस में, फिर तीसरे केस में, कोई ना कोई केस बना के इनको पकड़ते थे। तो अब बहरहाल इनको जी छोड़ दिया गया है। जो इंडिया में हैं हालात वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, और 10 ऑपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने आज 6 पॉइंट एक मेमोरेंडम जो है वो सबमिट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इंडिया में, और उसमें उन्होंने मोदी जी को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। और उन्होंने कहा जी कि हम बहुत दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को, और हमको जो है वो बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि ये सारी जो वायलेंस चल रही है मणिपुर में उससे ये रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं मणिपुर के अंदर, जो आपको पता ही है बहुत दिनों से वायलेंस चल रही है, झगड़े, लड़ाइयाँ और घिराव, जलाओ और घर जला दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो उस सिलसिले में ये पार्टीज़ जो है मोदी जी से मिलना चाहती थी। इन पार्टीज़ में जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो ये सारे जो थे ये कांग्रेस के जो हेडक्वार्टर्स में थे वहाँ पे थे, और इन सारे पार्टी लीडर्स ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन की कि मणिपुर के अंदर जलाओ घेराव जो है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जो सेंटर की तरफ से जो है हेल्प की ज़रूरत है। सीनियर कांग्रेस लीडर एक्स मणिपुर चीफ मिनिस्टर भी जो थे अबोदी सिंह, उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि हम जो छोटी स्टेट से लोग हैं, हम शायद इस मुल्क के सिटीजन्स हैं ही नहीं, हम अगर हैं तो फिर हम अब तक जो हैं वो वेट कर रहे हैं पीएम मोदी जी का, और 10 दिन हो गए और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, और हमको सिर्फ इनसे 5 से 10 मिनट की मीटिंग चाहिए, और हम कोई बेगर्स नहीं है, हम कुछ बेग नहीं कर रहे हैं इनसे, हम कुछ मांगना नहीं चाहते हैं, हम इनको सिर्फ सिचुएशन बताना चाहते हैं कि मणिपुर के अंदर जो है ये एक नेशनल इशू है और मणिपुर भी इंडिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा जी कि जो बीरन सिंह हैं जो अभी इस वक्त करंट चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, वो जो है वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, जो कि कम्प्लीटली फेल हो गया है। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे लीडर अजय कुमार साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मोदी जी, उनके पास जो आदि पुरुष के जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर, उनसे मिलने के लिए तो उनके पास बड़े टाइम है, लेकिन हमसे मिलने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों की, जो तकरीबन आपको हमने पहले भी बताया था, 100 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं, 300 के करीब इंजर्ड हैं, और 50,000 के करीब लोग जो है डिस्प्लेस्ड हैं। तो इन्होंने भी यही कहा कुमार साहब ने कि जो लोगों की इतनी बुरी हालत है वहाँ पे, उसकी तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को देखने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम उनसे मिलना भी चाहते थे। एक जो बहुत ही अफसोस की खबर हिंदुस्तान से आई है कि एक मुस्लिम मैन है, उसको जी पकड़ के दरख्त के साथ बांध दिया, उसको मारा पीटा, उसके बाल काट दिए, और फिर उसको कहा जी कि तुम जय श्री राम बोलो, क्योंकि इसके ऊपर जो था वो शक था कि जी तुमने यूपी के जो बुलंद बहार जो इलाका है उसमें तुमने शायद कोई चोरी की है। नहीं आमिर, वो जो लड़के को बांधा हुआ है उन्होंने दरख्त के साथ, वो वाली पिक्चर है इसकी, वो लाल कपड़ों में है वो आदमी। तो ये ऐसे हुआ कि ये आदमी जो है एक साइड पे खड़ा हुआ था, और इसका नाम है साहिल, और बस स्टैंड के ऊपर और 3 यूथ जो है वो यंगस्टर्स आए, और वो अपनी बाइक पे इसको बिठा के ले गए एक सेक्लूडेड एरिया में, और कहने लगे कि क्या तुमने चोरी की है, फ़ोन चोरी किए हैं तुमने, मोबाइल फ़ोन चोरी किए हैं, और ये कहता रहा कॉन्स्टेंटली कि नहीं। तो इसको मारा पीटा, फिर इसके बाल जो हैं बहुत बुरे तरीके से काट दिए। ये किसी तरह अपने हाथ छुड़ा के जब वहाँ से भागा तो इसने जाके पुलिस को बताया। तो साहिल का कहना है कि पुलिस जो है उसने उल्टा इसके ऊपर जो है
चोरी का इल्ज़ाम लगाया और कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक इसको हरास किया गया कि फिर इसकी फैमिली जो है वो एएसपी सिटी जो है उसके पास गई, तो उसने फिर ऑर्डर्स दिए कि भाई इन ये जो मिसक्रिएंट्स हैं इनको पकड़ो। तो उनमें से 3 में से 2 जो हैं वो पकड़े गए हैं और एक जो है अभी स्टिल एट लार्ज है। तो इसके ऊपर ये काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो जो है ये वायरल हुई है और ये दिखाया जा रहा है कैसे इसको मारा पीटा जा रहा है और इसको कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। तो वो बेचारा जो है वो उधर बंधा हुआ है और वो बोलता जा रहा है। इसके अलावा जनाब कुछ किलिंग्स हैं, उनकी खबरें हैं हिंदुस्तान में। एक औरत है 30 इयर्स की, उसकी रिक्शा के अंदर उसके लवर ने उसका गला जो है वो काट दिया। और हुआ ये कि ये साकी नाका का जो एरिया है मुंबई का खेरानी जो रोड है उसके ऊपर इनकी कोई आपस में बहस हो रही थी। तो ये जो लड़का है इसने ये जिसको कि अब किया गया है आइडेंटिफाई, और इसके साथ वो जो लड़की थी पंशिला अशोक, उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स इसके हो गए और उसके रहते हुए इसने उसका गला काट दिया। तो बहरहाल क्योंकि काफ़ी भरा हुआ वो एरिया था तो अब जो है पुलिस को लोगों ने फ़ौरन बताया तो उन्होंने इस लड़के को पकड़ा है और जो प्रोब है वो अब अंडरवे है। इसके साथ साथ एक आदमी ने जी अपनी बेटी शिवानी और उसका जो लवर था छोटू तोमर, उनको अंडर क्या कहा जा रहा है कि ऑनर किलिंग के लिए उसने मध्य प्रदेश का जो मोरनिया का इलाका है उसमें इन दोनों को मार के और इनकी बॉडीज़ जो हैं चंबल रिवर जो है उसके अंदर बहा दी। अब जब वो लड़की का तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जो लड़का था तोमर की फैमिली, उसने जब बच्चे को ढूंढना शुरू किया और वो नहीं मिला तो उन्होंने जाके पुलिस को बताया। पुलिस को जब बताया तो उन्होंने जाके वो जो लड़की शिवानी का बाप, जिसको कि अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है राजपाल से, उसको पकड़ के जब लाया और पूछा कि भाई तुमने क्या किया, तो उसने सारी चीज़ें कन्फेस की और उन्होंने कहा जी कि मुझे अच्छा नहीं इनके बीच में लग रहा था, ये इनका जो प्यार चल रहा था तो इसलिए मैंने इन दोनों को पकड़ा और इनको मारा और इनकी जो बॉडीज़ हैं वो दरिया के अंदर जो हैं वो डंप की। तो ये बड़े अफसोस के जो हैं वाक़े हैं। और जनाब टॉम क्रूज साहब जो हैं उनके तो आज आंसू निकल आए क्योंकि वो अपना जो है वो प्रमोट कर रहे थे अपनी फिल्म जो है 7th पार्ट ऑफ मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का प्रीमियर रोम के अंदर, और मीडिया से बात करते हुए वो इमोशनल हो गए और वो कहने लगे कि सिनेमा जो है वो वॉल्स ब्रिज करता है और वॉल्स को तोड़ता भी है और लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की जो है वो बहुत बड़ी एक ताकत रखता है अपने अंदर। तो वो खड़े हुए थे स्पेनिश स्टेप्स के ऊपर प्रीमियर के लिए और वहाँ पे कहते हैं कि यहीं पे फिल्म का बहुत सारा हिस्सा भी जो है वो बनाया गया है। तो वो कहने लगे कि जी हम बहुत सारे इलाकों में मिशन इम्पॉसिबल के लिए गए हैं, जैसे कि वेनिस में, नॉर्वे में, अबू धाबी में। तो अब जो है हम यहाँ पे आए हैं और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और मैं अभी भी खुश हूँ कि लोग अभी भी हमारी जो है ये फिल्म देखते हैं। और जनाब अनुपम खेर साहब ने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये करण देओल और दृश्या आचार्य की वेडिंग की हैं। तो इसके अंदर जो हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे कि रणवीर सिंह, दीपिका, कपिल शर्मा, जैकी श्रॉफ ने अटेंड किया, लेकिन अनुपम खेर की जो तस्वीर है उसके अंदर आमिर खान, सलमान खान, सनी देओल और धर्मेंद्र जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इसका कैप्शन देते हुए उन्होंने कहा जी क्लास ऑफ 90s एक्टर्स फ्रॉम प्री मोबाइल phones, vanity vans era when we shared stories, makeup rooms, and we changed clothes in open behind trees and umbrellas and laughed, still going strong and reinventing ourselves, and we are the ones who still matter. तो लोग जो हैं वो बड़ी इनकी ये पिक्चर जो है उसको पसंद कर रहे हैं। आज एक इंटरव्यू सामने आया है जी अक्षय कुमार साहब का, और अक्षय कुमार साहब से पूछा जा रहा है कि जब आपकी फिल्में जो हैं फेल हो जाती हैं तो फिर अक्षय कुमार साहब आप क्या करते हैं, आप बैड फील करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बैड फील करता हूं, लेकिन मेरे में एबिलिटी है कि मैं एकदम से खड़ा हो जाता हूं एक्सट्रीमली क्विकली एंड आई मूव ऑन। और वो कहते हैं जी कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो हैं मुझे भी इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की नीड्स चेंज हो रही हैं और उसी के साथ हमको भी चेंज करने की ज़रूरत है। आपको पता ही है कि इन्होंने 1991 में सौगंध के साथ जो है अपने करियर का आगाज़ किया था और उनकी पहली जो सक्सेसफुल कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म थी वो एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी थी, और उसके बाद तो फिर ये ऊपर 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 ही जाते रहे। तो इन्होंने कहा जी कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे साइकिल्स आए हैं अप्स एंड डाउन्स के। जब कोई चीज़ अच्छी हो जाती है तो सारे तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ बुरी हो जाए तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लोग कितना बेतहाशा क्रिटिसिज्म करते हैं। तो मैं जो है मैं तो आई कीप गोइंग और मैं उसी जज्बे से काम करता हूँ नेक्स्ट डे, जैसे कि मैं पहले दिन जब फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मैं करता था, और आई लव वर्किंग और नोबडी कैन टेक दिस फ्रॉम मी। और वो कह रहे हैं जी कि एक ताकत जो है वो ऊपर भी बैठी हुई है और वो आपका जो हार्ड वर्क होता है उसका रिजल्ट आपको देती है, तो इसलिए दिल कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।
कनाडा की जो मेंस नेशनल फुटबॉल टीम के कोच हैं जॉन हर्डमैन, उन्होंने अब कहा है कनेडियन गवर्नमेंट को कि हमको ज़्यादा रिसोर्सेज अब चाहिए हैं और वो सॉकर एसोसिएशन को कह रहे हैं कि हम जो 2025 का जो वर्ल्ड कप अब जो कि कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होएगा, उसके लिए हमको ज़्यादा रिसोर्सेज देंगे तो ही हम टीम का लेवल ऊंचा कर सकेंगे। हमने आपको अभी कल ही बताया था कॉन्काकैफ का जो लीग मैच है उसमें 2-0 से कनाडा ने लूज़ किया था यूएसए के अगेंस्ट, तो उसी के ऊपर ये बात कर रहे थे हर्डमैन। उन्होंने कहा कि अगर हमको एम करना है टू विन द वर्ल्ड कप, क्योंकि अब बहुत हमारे पास अच्छा चांस है क्योंकि हमारे होम ग्राउंड पे होएंगे ये मैचेस, तो होम ग्राउंड जो होता है उसका बड़ा एडवांटेज होता है, लेकिन उसके लिए हमको जो है बहुत ज़्यादा तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। वो कहते हैं जी कि हम वर्ल्ड कप तक पहुंचे थे लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1986, लेकिन हमको अब और भी ज़्यादा विनिंग की तरफ देखते हुए आगे जाना है। कनाडा की इस वक्त जो रैंकिंग है फीफा में वो 47th है और वो कहते हैं जी कि पोजीशन तो वैसे कनाडा की गारंटीड है क्योंकि कनाडा, यूएसए, मैक्सिको जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैचेस होंगे ये फीफा के नेक्स्ट जो हैं, तो लेकिन वो कहते हैं जी कि हमको बहुत ज़्यादा जो है सख्त मेहनत की ज़रूरत है। 2022 का वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ था उसमें भी कनाडा जो है बेल्जियम, क्रोएशिया और मोरक्को से हार गया था, तो वो कहते हैं जी कि अगर हमको अपना स्किल बढ़ाना है तो उसके लिए हमको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होएगी। कनाडा के माइलॉस राउनिच जो हैं 32 ईयर्स के हैं, थॉर्न हिल से हैं, तो वैसे तो वो किसी ज़माने में वर्ल्ड नंबर 3 पे भी पहुंच गए थे, लेकिन अब ही हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम सिंच चैम्पियनशिप और इसी तरह जो हैं वो विमिल्डन के जो वार्म अप हैं उसमें ये स्केड्यूल थे, लेकिन फिर भी ये बाहर आ गए हैं। उसकी वजह ये है कि ये इनको कुछ इंजरीज़ हैं जिसकी से ये काफ़ी अरसे से उनसे बैटल कर रहे हैं और एटीपी टूर पे ये वापस आए थे 2 साल के बाद और इनका मैच था ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन से, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा राइट शोल्डर इंजरी आ गई थी और फिर थॉम्सन जो थे वो जीत गए थे। तो अब ये फिर से अब विमिल्डन से भी इन्होंने विड्रॉ किया है, तो अब देखेंगे कि कब इनकी जो है पूरी वो आती है, क्योंकि काफ़ी प्रॉमिसिंग यंग मैन है, तो देखेंगे इनका क्या आगे चलते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आज एक स्टेटमेंट आई है और उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं एज पीसीबी पैट्रन इन चीफ, उन्होंने अनाउंस किया है 2 नाम को नॉमिनेट किया है पीसीबी के चेयरमैन के लिए, एक ज़का अशरफ का और एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है मुस्तफ़ा रैमडे उनका। और वो कहते हैं जी कि अब इन्होंने तो नाम नॉमिनेट किए हैं लेकिन अब इलेक्शंस होंगे और देखा जाएगा कि कौन जीतेगा। एक जो टीवी का प्रोग्राम कर रहे थे फेडरल मिनिस्टर फॉर आईपीसी एहसानुर रहमान मज़ारी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो ज़का अशरफ साहब हैं इनके आपको पता ही है कि पीपीपी के ज़माने में भी पीसीपी के चेयरमैन थे, तो इनके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये फिर से बन सकते हैं। और जो नजम सेठी के बारे में पूछा गया कि उन्होंने कल कहा जी कि ये जो टसल चल रही है शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी के बीच में उसकी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि नहीं, उनका कोई ऐसा मैंडेट था ही नहीं, उनको तो खाली कमेटी का हेड बनाया गया था, मैनेजमेंट कमेटी का, और उनका काम सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने फ्री और फेयर इलेक्शंस जो थे वो कराने थे, तो वो तो उनका ऐसा कुछ है नहीं। तो अब बहरहाल जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो थे पीसीबी के, अगर ये दोनों आ जाते हैं ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रैमडे, तो ये एटलीस्ट इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है 10 मेंबर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। अलबत्ता पीसीबी का चेयरमैन कौन बनेगा उसका अभी डिसीजन जो है वो लेटर दिस वीक यानी कि थर्सडे फ्राइडे तक शायद जब डिसीजन लिया जाएगा तो पता चलेगा। तो अब चीफ सेलेक्टर साहब करेंगे, तो अब देखेंगे जी किसको ये फेवर करते हैं। उसपे हो सकता है उस पर इफेक्ट पड़े जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, क्योंकि हाँ जी ज़का अशरफ साहब तो अपने सारे खानदान को लेके पहुंच जाएंगे इंडिया जी, ये तो माशाल्लाह से बहुत ही जो हैं जी हजूरी करने वाले बंदे हैं। जो इनका लास्ट टेन्योर भी था ये डिज़र्व भी नहीं करते थे। जिन लोगों को, यानी मुझे इतनी हैरत होती है कि जिनको बैट का के पुट्ठे पासे का नहीं पता कि बैट सीधा कौन सी साइड है और पुट्ठी कौन सी साइड है, उनको पीसीबी का चेयरमैन बना देते हैं आप। वो अच्छा भला रमीज़ राजा लगा हुआ था एंड ही एंजॉयज वेरी गुड रेपुटेशन एंड समवॉट इन्फ्लुएंस इन द क्रिकेटिंग जो फील्ड है उसके अंदर। तो चेयरमैन जो होता है जो क्रिकेट बोर्ड का, वो तो कोई क्रिकेटर होना चाहिए ना जी। जैसे कि आप देखें हिंदुस्तान में वो लगाते हैं, गांगुली को लगाते हैं, इस तरह के लोगों को लगाते हैं। पहले जो थे उनके तेंदुलकर थे पार्ट ऑफ दिस थिंग एंड ऑल दैट। तो आप भाई या तो वसीम अकरम को लगाए हैं या इसको आपने वसीम वो रमीज़ को अच्छा भला लगाया हुआ था उसको आपने किया। अब पहले जी मैनेजमेंट कमेटी का हेड इंटरम में नजम सेठी साहब को ले गए जो कि जर्नलिस्ट हैं। What has a journalist got to do with cricket board?
अच्छा जी, उनको लेकर आ गए। अब जी ज़का अशरफ साहब को लेकर आ गए। ज़का अशरफ साहब तो पहले भी हम लोग दुबई में अभी होते थे तो सारे सारे ख़ानदान को लेकर ये दुबई आते थे मैचेस देखने के लिए, तो अब ये सारा ख़ानदान लेकर जो है ये वहाँ पे इंडिया में जाएंगे। तो इनकी तो माशाल्लाह से रणनीति जो है वो माशाल्लाह से ऐसी ही रही है। तो ठीक है जी, दोनों हाथों से लूटो। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर कहेंगे आम लोगों को, मेरे आप जैसों को, कि भाई ज़रा थोड़ा सा दिल का जोर करो और जो है थोड़ी सी सेक्रीफाइस करो। तो पायन तुझी लोग क्यों नहीं सेक्रीफाइस करते? अव्वल तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो पाकिस्तान की पूरी एलीट है, अभी फ्लड्स आए थे, कितने कुछ मुश्किलें हैं, आपने कितना पैसा दिया है? आपने अपनी जेब में से कितना पैसा दिया फ्लड्स के लिए? आप कितना पैसा डाल रहे हैं ये इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए? जरदारी साहब ने कोई अपनी जो प्रॉपर्टीज बाहर जो बनाई हुई हैं उनमें से किसी को बेचे और पाकिस्तान के लिए पैसा लाए हैं? आपके जो लंदन में और दुबई में जो सारे प्रॉपर्टीज हैं आपने उनमें से कुछ बेचा और पाकिस्तान के लिए लाए हैं? और आपका जो सारा टोला है PPP का और PMLN का, उस टोले ने कितनी चीजें अपनी बेच के पाकिस्तान की बेहतरी के ऊपर लगाई हैं या क्या किया पाकिस्तान के लिए? तो पहले आप बताएं, फिर गरीब लोगों को बोलना। एक आदमी जो कि 50,000 रुपए या 1 लाख रुपया कमाता है माजिद भाई, वो कैसे अपने खर्चे पूरे करेगा? भाई साहब, आप लोगों की जो शाह खर्चियां हैं, तो पहले तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब आप इस चीज़ का जवाब दें, तो उसके बाद फिर जो है वो जो है बीवी जरदारी साहब वो उधर अपने जो है गए हैं लड़काना में, हैं जी, लड़काना में गए हैं। $40,000 का उन्होंने शू पहना हुआ है गरीब तरीन बच्चों के लिए जिनके जिस्म पे, तन पे कपड़ा नहीं है और पैर में जूती नहीं है, और वो सॉरी $4,000 का गुची का जूता पहन के उनके बीच में बैठे हुए हैं। मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को यार? और आप जो हैं गरीब आवाम को बोल रहे हैं कि भाई तुम सेक्रीफाइस करो, तुम सेक्रीफाइस करो। उनके पास, बेचारों के पास है क्या सेक्रीफाइस करने के लिए? सेक्रीफाइस आप थोड़ा कर लो ना, कि तो आपके मुंह को बस शेर की तरह खून लगा हुआ है और आपने खून चूसते रहना गरीब आवाम का। तो बहरहाल एनीवेज